नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर और आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चले रुक करते हैं खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे फरीदाबाद की। फरीदाबाद के सबसे पॉश इलाके सेक्टर 84 में छाती चोरों ने पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर और उनकी पत्नी को निशाना बनाया। आपको बता दें कि सावन मास के चलते वो लोग जल अर्पण करने गए थे और वापसी में आते समय 4 छाती चोरों ने उनको कोरोना के नाम पर थर्मल स्क्रीनिंग करने में बिजी रखा और इसी बीच उनकी पत्नी को लूटपाट का डर दिखाकर उनकी चैन और कंगन अपने बैग में रखने को कहा। चोरों ने अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए असली की बजाय नकली चूड़ियां और चैन बैग में रखी और वहां से रफू चक्कर हो गए। उनके कुछ ही देर के बाद दंपति को अपने साथ ठगी का एहसास हुआ, जिसके बाद उन्होंने इसकी एफआईआर थाने सेक्टर 15 में पुलिस चौकी में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। दिखाई दे रहा है ये नजारा फरीदाबाद के पुलिस स्टेशन का है, जहां पर पूर्व इनकम टैक्स अधिकारी और उनकी पत्नी अपनी एफआईआर दर्ज कराने आए और सुबह 4 शातिर बदमाशों ने उनके साथ धोखाधड़ी की और धोखाधड़ी के दौरान उनकी चैन और सोने की चूड़ियां लेकर बदमाश रफू चक्कर हो गए। कर लिया। सड़क पार कर दूसरे पार्क से सेक्टर 14 की तरफ जा रहे थे, तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया और उसने कहा कि सर हम आपको आवाज़ दे रहे हैं, आप रुक ही नहीं रहे, आपकी जान पहचान के कोई आदमी वहाँ बैठे हैं, शर्मा जी बैठे हैं। तो मैंने कहा इस वक्त कौन शर्मा जी आ गए, लेकिन फिर भी चलो देख लेते हैं। वहाँ गया तो एक आदमी थर्मल गन लिए बैठा हुआ था। उसने कहा आपका टेम्परेचर थोड़ा लो है। मैंने कहा देखो ये आपकी चलती भी है या नहीं। फिर उसने मेरी वाइफ के हाथ के ऊपर उसको लगाया तो वो कहने लगे सर यहाँ कोरोना के केसेज हो रहे हैं। मैंने कहा कि यदि कोरोना के केसेज रोकने तो आप मंदिर में जाओ, वहाँ लोग भीड़ लगाए हुए हैं, डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं, वहाँ जाकर करो। तो बोले सर वो आ गए हमारे साहब, उनसे बात कर लो। तो दूसरा आदमी दूसरे कॉर्नर पर मोटरसाइकिल पर खड़ा था। ये आदमी पार्क के पास जो है एक पेड़ के नीचे मोटरसाइकिल पर खड़ा था। तो मैं उससे बात करने लगा, मेरी वाइफ पीछे रह गई। तो मैंने जो है उस आदमी को कहा कि भाई मैं चीफ कमिश्नर सेक्टर 15 मार्केट में एक पूर्व जो रिटायर्ड कमिश्नर थे उनकी वाइफ के साथ कुछ फरेब किया, जब उनकी चूड़ियां बदल दी गई, नकली दे दी गई। क्या है पूरा मामला? सर ये गायत्री थी, वो अपने घर वाले बुद्धिराज के साथ सेक्टर 14 में रहती हैं। यहाँ मंदिर से जा रही थी अपने वापस, तो 4 लड़के वहाँ पार्क में खड़े थे। उन्हें एक ने आवाज़ दी भाई आपकी कोई जान पहचान का है। दूसरे ने कहा भाई दरोगा जी हैं ये, हमारे इनसे बात करो। और फिर उन्होंने कहा जी आप ये चूड़ियाँ ऐसे डाल के मत डाला घूमा करो, आजकल वारदात हो रही है, इनको निकालो और आपके बैग में डाल लो। वो जब निकालने लगे तो उन्हें एक पेपर दे दिया कागज़, और लाइस कागज़ में लपेट के उन्होंने उसके बैग में डाल दिया। लेकिन जो असली थी वो उनने अपने पास रख ली, उनके पास थी कोई और, वो उसमें डाल दी और वो बाइक से फिर चले गए। तो हम लोगों से यही अपील करते हैं भाई ऐसे लोगों के जांच में मत आओ। इस संबंध में एफआईआर हमने दर्ज कर दिया है, क्राइम ब्रांच को भी सूचित कर दिया है। क्राइम ब्रांच ने मौका घटनास्थल किया है। चलिए बढ़ते अगली खबर की और। जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने नरहावली गांव में सरपंच विनोद भाटी के बल्लभगढ़ शहर की यादव कॉलोनी स्थित निवास स्थित बल्लभगढ़ शहर में 2 जगह छापेमारी की है। विनोद भाटी प्रॉपर्टी के बड़े कारोबारी बताए जा रहे हैं और उन पर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि अपने कारोबार में उन्होंने जीएसटी चोरी की है। उसी को लेकर जीएसटी विभाग के अधिकारी उनके घर पर छापा मारने पहुंचे। हालांकि अधिकारियों ने इस मामले में कुछ भी कहने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। दिखाई दे रहा नजारा बल्लभगढ़ के यादव कॉलोनी का है, जहां नरहावली गांव के सरपंच विनोद भाटी के निवास पर जीएसटी की टीम पहुंची। और विनोद भाटी जहां बल्लभगढ़ सरपंच एसोसिएशन के प्रधान हैं, तो वहीं प्रॉपर्टी के भी बड़े कारोबारी बताए जाते हैं। जीएसटी विभाग की टीम पुलिस टीम के साथ सुबह 6 बजे उनके निवास पर पहुंची और उन्होंने टैक्स संबंधी कागजातों की जांच की। उनके घर के बाहर मौजूद टैक्स विभाग के सुरक्षाकर्मी घनश्याम की माने तो उन्हें ये नहीं पता कि ये रेड किस लिए हो रही थी, लेकिन जीएसटी विभाग के अधिकारी यहां पर जांच करने के लिए पहुंचे हैं। पता नहीं कोई टैक्स वैक्स का है, जीएसटी टैक्स का चक्कर होगा। जीएसटी किसका घर है जहाँ रेड हो रही है? रेड तो ये पता नहीं, मेरे को नहीं हो रहा है। ये जो दिए हुए मिस्टर नवल किशोर भाटी, विनोद भाटी ये वगैरह है, इनके यहाँ रेड हो रही है। तो कब से चल रही है रेड? मेरे को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो हमारे ऑफिसर्स को होंगी, जो अंदर ऑफिसर बैठे हैं। अगली खबर की ओर। बल्लभगढ़ के गांव डीग में एक 5 साल की बच्ची आवारा पशुओं के बीच घिर गई और आवारा कुकुरों द्वारा उसे कई जगह से चोटिल कर दिया है और इस दौरान बच्ची की हालत गंभीर हो गई। उसी
बच्ची को अस्पताल के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्ची अपने माता पिता के साथ खेतों पर गई थी। वहीं से उसके माता पिता उसे ट्रैक्टर पर बिठाकर छोड़कर चारा लेने चले गए थे। बच्ची ट्रैक्टर पर बैठी हुई थी। वहीं से खींच के ले जाने के बाद आवारा कुकुरों ने बच्ची को अपना शिकार बनाया। माता पिता द्वारा चारा लेकर वापस आए तो बच्ची को वहां ना पाकर उसे ढूंढने लगे। काफी ढूंढने के बाद एक खेत में बच्ची मिली उन्हें और बच्ची की हालत को देखकर उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की और ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के नेतृत्व में हथीन स्थित शहीद नायक राजेंद्र सिंह गवर्नमेंट मॉडल सांस्कृतिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से लेकर विश्राम गृह तक शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर हथीन विधायक प्रवीण डागर, पलवल विधायक दीपक मंगला, भूमि सुधार एवं विकास निगम के चेयरमैन जगदीश नायर विशेष रूप से मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने हाथ में तिरंगा लेकर और भारत माता व वंदे मातरम का जय घोष करते हुए पैदल मार्च किया। ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि देश की आजादी के 75वें वर्ष को लेकर लोगों में उमंग और उत्साह बना हुआ है। आजादी के 75वें साल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व हरियाणा प्रदेश के सीएम मनोहर लाल की सरकार ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाने और देश के शहीदों को समर्पित करने का फैसला लिया है। आजादी के पर्व को लेकर देशभक्तों के जज्बात उमड़ रहे हैं। भाजपा सरकार देश हित में कार्य करती है। प्रदेश के सभी विधायक क्षेत्र में शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है ताकि सभी लोगों के मन में देशभक्ति के जज्बात पैदा हो सके। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने देश की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए हैं। देश की रक्षा करने वाले वीर जवानों व शहीदों को पूरा सम्मान दिया गया है। देश में पूरी उमंग है, उल्लास है। इस आज़ादी के 75वें साल को आदरणीय मोदी जी और मनोहर जी की सरकार ने बहुत धूमधाम से मनाने का, उन शहीदों के प्रति समर्पित करने का फैसला किया है। और पूरे देश में ये साल आज़ादी का 75वां साल बहुत दूर दूर से अपने शहीदों के नाम पर मनाया जाएगा और ये पूरा साल ये कार्यक्रम 75वें साल का चलेगा। उसी निमित्त हरियाणा सरकार ने, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है, आज़ादी का पर्व, पूरे लोगों के जज्बात उबल रहे हैं और उसके लिए पूरे प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। क्योंकि देशभक्ति, मोदी जी की सरकार देश के लिए काम करती है, देश के लोगों के लिए काम करती है। इसलिए देशभक्ति के जज्बात हर किसी में पैदा हो। व्यक्ति से पहले दल और दल से पहले देश। अगली खबर की ओर HSSC द्वारा कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आयोजित पहले दिन के पहले सत्र की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। परीक्षा केंद्र के आसपास रहे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर आए और कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। परीक्षा केंद्र में कैंडिडेट के साथ साथ स्टाफ के सदस्य भी कोरोना नियमों की अवहेलना करते हुए नजर आए। जिले में 27 स्थानों पर बनाए गए 40 परीक्षा केंद्र हैं और परीक्षा केंद्र में 47,900 कैंडिडेट परीक्षा देंगे। 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित की जा रही परीक्षा में पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए HSSC द्वारा परीक्षा का आयोजन किया गया। यहां परीक्षा पूरे प्रदेश में 2 दिन तक चलेगी और 2 दिनों के 4 चरणों में परीक्षा होगी। फतेहाबाद में पहले चरण की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षाएं आयोजित हुई और परीक्षा के लिए जिला मुख्यालय पर 27 विभिन्न स्थानों पर 40 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिनमें करीब 47,900 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। कोरोना काल में आयोजित हुई इस परीक्षा के लिए शासन और प्रशासन की ओर से सख्त हिदायतें दी गई कि परीक्षा केंद्र में आने वाले हर अभ्यर्थी को कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान करने के साथ साथ मास्क लगाना अनिवार्य होगा। मगर जो नज़ारा नजर आया वो कुछ अलग ही था। पहले चरण की परीक्षा में ये नियम हवाई साबित नजर आए, क्योंकि परीक्षा केंद्र में आने वाले कैंडिडेट के साथ साथ यहां तैनात सुरक्षाकर्मी और स्टाफ भी कोरोना नियमों की अवहेलना करते नजर आए। परीक्षा से पूर्व परीक्षार्थी बिना सोशल डिस्टेंसिंग के और बिना मास्क लगाए कतार में खड़े दिखाई दिए, जो साफ तौर पर लापरवाही की हद थी। सर फैसिलिटी बढ़िया थी, मास्क का प्रयोग किया था, दूरी भी बनाए रखने का, और लाइट बढ़िया, कमरे थे और टीचर भी अच्छे थे और कैमरे की निगरानी में हमारा पेपर हुआ है। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है, बढ़िया। तो कौन सा सेंटर आया था आपका? ये अपेक्स जो सेंटर है यहाँ, अपेक्स पब्लिक है। तो अंदर कोई दिक्कत?
ना किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अंदर क्या क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया था अंदर? मास्क का प्रयोग किया गया था, दूरी बनाने का हमें को बढ़िया व्यवस्था थी, सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा गया और सभी बच्चों ने मास्क का मान लो पूरा प्रबंध किया उसका भी, और मान लो अंदर सीटिंग भी अच्छी थी और सब कुछ अच्छा सा अरेंजमेंट था। और पेपर हमारा अभी सब कुछ तो पढ़ा लिखाया था और कुछ मान लो नॉलेज पे था। और बाकी आप पेपर देख सकते हैं। कैसा हुआ पेपर आपका? पेपर ठीक ठाक ही हुआ सर। तो कौन सा सेंटर आया था आपका? सेंटर यही है हमारा, अपेक्स पब्लिक स्कूल। ये कांस्टेबल भर्ती की चलेगी। इसमें हमारे यहाँ 40 सेंटर है फतेहाबाद में, विभिन्न स्कूल्स में तो कॉलेज में। तो 40 सेंटर्स पे हमारे 11,900 बच्चे एक शिफ्ट में भाग लेंगे और चारों शिफ्ट में बराबर संख्या है। और आज से परीक्षा शुरू हो चुकी है। सुबह 9 बजे से पहले सभी के पेपर बांट दिए गए थे। एसडीएम साहब नोडल अधिकारी हैं, उनकी अध्यक्षता में, और सभी स्कूल में सही ढंग से पहुँचकर पेपर शुरू हो चुके हैं। तो कोरोना जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करेंगे। जो ही एंट्री होगी सभी के जो हैंड से सैनिटाइज किए जाएंगे और उसके बाद उनको सैनिटाइजर दिया जाएगा कैंडिडेट को, जो है छोटी बोतल, और वो अंदर जो है अपने हाथों को जो ही कहीं अंगूठा लगाना होगा या टच करना होगा उसके बाद सैनिटाइज करेगा। और मैंडेटरी नहीं है, ऑब्लिगेटरी है। किसी ने लगवाया है तो ठीक है, ना लगवाया तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रुकेंगे अगली खबर की ओर। बीजेपी नेत्री एवं टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट अभद्र बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में है। प्रजापत समाज पर अभद्र भाषा द्वारा टिप्पणी करने वाली सोनाली फोगाट को अब प्रजापत समाज ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। अगर सोनाली फोगाट अब फिर से किसी भी समाज पर अभद्र टिप्पणी करती हैं तो उसे सख्त सबक सिखाया जाएगा। कोसली नठेड़ा सड़क मार्ग स्थित नठेड़ा मोड़ पर प्रजापत समाज द्वारा सोनाली फोगाट का पुतला फूंक कर रोष प्रकट किया गया। समाज के लोगों द्वारा अब सीएम मनोहर लाल खट्टर और पीएम नरेंद्र मोदी से निवेदन किया गया है कि ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाली महिला को अपनी पार्टी से निष्कासित किया जाए, क्योंकि जो महिला समाज को नहीं समझ सकती वो राजनीति करने लायक नहीं है। सोनाली फोगाट के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए समाज के लोगों ने पुतला फूंक कर रोष प्रकट किया। समाज के लोगों ने कहा कि ये कोई प्रजापत समाज की बात नहीं, वो पिछले दिनों से अलग अलग तरह से सभी पर टिप्पणियां कर अपने आप को सुर्खियों में लाना चाहते हैं, जो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी समाज एक समान होते हैं और जो महिला समाज का सम्मान नहीं करना जानती उसे पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। प्रजापति समाज पर टिप्पणी करने के बाद लोगों का गुस्सा इस कदर फूटा कि उन्होंने किसान आंदोलनकारियों पर भी टिप्पणी करने पर सोनाली फोगाट को खूब खरी खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। प्रजापति समाज के ऊपर एक अभद्र भाषा का उसने प्रयोग किया है। इसके विरोध के अंदर हमारा पूरा देश और पूरे प्रदेश के अंदर एक पुतला फूंकना और उसके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को लेकर के हमारा ये प्रदर्शन है। जो अभद्र भाषा को जो यूज किया है इसकी वीडियो क्लिप अभी जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल और सभी उसको देख भी रहे हैं। उन्होंने एक प्रजापति समाज को लेकर के एक जो टिप्पणी की है उसको मैं मीडिया के सामने बताते हुए मेरे को भी शर्म आ रही है, लेकिन जो उन्होंने जो टिप्पणी की है बहुत ऐसोबनी टिप्पणी की है। उसका विरोध पूरे देश और प्रदेश के अंदर चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और नरेंद्र मोदी जी से मांग कर रहे हैं कि इस प्रकार के जो बीजेपी नेता हैं वो पूरे समाज के अंदर जातिवाद का जहर घोलने का काम कर रहे हैं। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए इनको पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए, क्योंकि याद रहे कि जो बीजेपी की जो आज की जो सरकार है वो प्रजापति समाज का वोटों का योगदान उसमें बहुत ज़्यादा रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पिछले 3 साल से काम धंधे चौपट हो गए हैं, खर्चे निकल नहीं रहे, बिजली का बिल और दुकानों का किराया जेब पर अब भारी पड़ने लगा है। अब आमजन ही नहीं दुकानदार भी प्रशासन को बुरी तरह से कोसने लगे हैं। यही हाल है पीतल नगरी रेवाड़ी की भी। डबल फाटक मार्केट का यही नज़ारा है, जहां लंबी जद्दोजहद के बाद आधी आबादी को शहर से जोड़ने वाली 58वीं रेलवे अंडरपास का निर्माण तो शुरू हुआ, लेकिन काम की गति ऐसी है कि आज तक ये निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका, जिसके चलते इस मार्केट के दुकानदार अब भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि पिछले 2 साल में यहाँ कितना काम हुआ है। यहाँ बता दें कि रेवाड़ी शहर के दूसरे छोर पर स्थित दर्जनों कॉलोनियों के लोगों को पहले इस रेलवे फाटक पर गैरकानूनी तरीके से आवागमन करना पड़ता था और शहर से इन कॉलोनियों को जाने के लिए यही एकमात्र रास्ता था।
इस समस्या को देखते हुए लोगों की भारी मांग पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के प्रयास के बाद केंद्र व राज्य सरकार ने यहां अंडरपास के निर्माण की मंजूरी तो दे दी, लेकिन केंद्रीय मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर निर्माण कार्य भी शुरू करा दिया। लेकिन आज 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बावजूद भी निर्माण कार्य कछुआ चाल चलता नजर आ रहा है। हालांकि जब यहां निर्माण कार्य शुरू हुआ तो फाटक के पार रहने वाले लोगों को खुशी मिली थी, लेकिन काम की धीमी गति के चलते उन्हें परेशानी के सिवा और कुछ नहीं मिला। यही वजह है कि दुकानदार और स्थानीय लोग प्रशासन को बुरी तरह से कोसते नजर आए। दुकानदारों की माने तो 2 साल के निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, जिसके चलते काम धंधा पूरी तरह से चौपट हो गया है और वे बर्बादी की कगार पर आ गए हैं और भूखे मरने के सिवा उनके पास कुछ नहीं बचा। दूसरा कोई साधन उनके पास नहीं है जिससे कि वे अपना परिवार का गुजारा चला सके, लेकिन यहाँ उनकी सुनने वाला शायद कोई भी नहीं है। देखो, अंडरपास में जिस गति से काम होना था ना, वो गति नहीं। जब बारिश हो रही काम करिए, बिल्कुल बारिश नहीं है तो ये ढीले हो गए। दूसरी, इसमें पानी का समस्या है। तीसरी, जो नाला बनाया है इसका ढाल उल्टा, पानी उधर जाता है, उधर की बजाय इधर आने की बजाय उल्टा जाता है। क्यों जी, इसका ढाल जो है ना सही नहीं है। और जो है ना दुकानदारों की तो मतलब ऐसी तैसी कर दी, बिल्कुल काम नहीं। जो काम पहले करना था वो बाद में किया है, जो बाद में करना था वो पहले किया है। इतने दिन पहले दुकान तोड़ फोड़ करके कर दिया, आज तक रोड नहीं बना है। कहाँ क्या कमी है कि इतनी देरी से? भाई देखो, इतनी कमी तो सिर्फ ठेकेदारों की ही कमी है। के अंदर है, कछुआ की चाल वहाँ पर चल रहा है। तो आज शहर की जो सूरत हाल है वो बिगड़ चुकी है। पूरे शहर में आप कहीं भी निकल कर देख लो, खस्ता रोड के हालात हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उपायुक्त को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि जहाँ भी काम ढीला चल रहा है, एक उसी मामले के अंदर नहीं, पूरे शहर की तरफ उनको ध्यान देना चाहिए कि जो कछुआ चाल है वो किस लिए है। देखिए, लोगों को जो असुविधा होती है, क्या उनको वो नज़र नहीं आती है? जो आए दिन लोगों को दुख तकलीफ़ जो हो रही है, तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में जब विधानसभा का सत्र आएगा, हम उसकी आवाज़ भी उठाएंगे और बुलंद तरीके से, क्योंकि तब इन्होंने आश्वस्त किया था कि लोगों को असुविधा नहीं होएगी। बात करेंगे सिरसा की ही। सिरसा के विवेकानंद स्कूल में आखिर स्टूडेंट को क्यों लगाने पड़े CBSE मुर्दाबाद के नारे। उसी के चलते स्कूल के स्टूडेंट से बातचीत की गई। उनका कहना है कि हमारे पिछले क्लास के रिजल्ट काफी अच्छे आए हैं, उसके बाद भी अगर स्कूल टीचर ने जानबूझकर हमारी इंटरनल असेसमेंट कम लगाई है। उनका यही कहना है कि स्कूल वालों ने फीस तो हमसे कोरोना काल के चलते भी ली थी, बल्कि स्टाफ के द्वारा हमें कभी पढ़ाया भी नहीं जाता था। वहीं स्टूडेंट्स ने पूरे आरोप स्कूल प्रशासन पर लगाए हैं। उनका कहना है कि पूरी लापरवाही स्कूल स्टाफ की है। वहीं अभी स्टूडेंट का ये भी कहना है कि अगर हमें पास नहीं किया गया तो हम DC ऑफिस के बाहर भी धरना कर लगाने को तैयार हैं। हमें कहा गया था कि CBSE बोर्ड की तरफ से रिजल्ट आएगा, आपसे पेपर नहीं ले जाएंगे। हमने पेपर नहीं दिए। अगर हमने पेपर नहीं दिए, इन्होंने हमारे कंपार्टमेंट निकाल दी। पहले बोला सरकार ने हमें परमिट कर दिया आगे। अगर परमिट कर दिया तो अब री निकालने का क्या मतलब बनता है? परमिट कर दिया तो अब री निकालने का क्या मतलब बनता है? अगर परमिट ही किया तो री ना निकालते। अगर री निकाल लेते तो हमसे पेपर लेते कि भाई हमने पेपर दिए, हमें फील होता। कितने स्टूडेंट हैं जिनको प्रमोट किया गया? 50 से प्लस है। और प्रमोट सबको किया है, पर जिनकी री निकाल रखी है ना, सबकी मैथ में री निकाल रखी है, सबकी मैथ में। हमारी 800 वालों की कम से कम सबके 27 बच्चे हैं, 27 में से 25 री निकाल रखी है। वजह क्या मानते हैं इस तरह का रिजल्ट आने की? इसमें वजह मानते हैं कि भाई हमें कहा गया कि पहले की बेस पे 7th 8th की बेस पे रिजल्ट निकाला है। अगर 7th 8th की बेस पे रिजल्ट निकाला है तो मेरे 80 और 90% थे, तो उसके हिसाब से हमें लगाने थे रिजल्ट, नंबर लगाने थे। और अब अगर इन्होंने कहा है कि उसके बेस पे निकाला है तो रिजल्ट तो हमारा बढ़िया आना चाहिए। उनके रिजल्ट तो 90% लगा रखे हैं। जो मैडमों और टीचर के पास ट्यूशन लग रहे हैं, जो मैडम के खास हैं, उनको तो 90% लगा रखे हैं। और हमें कहते हैं कि तुम बदतमीज हो, इसलिए हमारे फेल कर रखे हैं। क्या मांग क्या करेंगे आप? चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। थानेसर के विधायक सुभाष सुधा एक्शन मोड में नजर आए। थानेसर नगर परिषद का औचक निरीक्षण किया, वहीं खामियां मिलने पर फटकार लगाते हुए भी वो नजर आए और साथ ही साथ जो खामियां थी उन्हें दुरुस्त करने के आदेश भी दिए। थानेसर के विधायक सुभाष सुधा उस वक्त एक्शन मोड में नजर आए जब वो थानेसर नगर परिषद का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। यहीं नहीं, खामियां मिलने पर उन्होंने कर्मचारी और अधिकारियों को फटकार लगाते हुए व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश भी दिए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो थानेसर नगर परिषद पहुंचे हैं और लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि जनता के काम
प्राथमिकता के आधार पर किए जाएं। उन्होंने कहा कि जिन दुकानदारों को नगरपालिका की दुकानों का मालिकाना हक देना है, उसके लिए स्टाफ की ड्यूटी लगाई जाए। वे घर या संबंधित दुकान पर जाकर वांछित डॉक्यूमेंट लोगों को उपलब्ध कराएंगे ताकि उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने बहुत बड़ा निर्णय लिया था कि दुकानों को जो 20 साल से दुकानदार ऊपर से हैं, उनको 20 साल 40 साल जितना था, उन लोगों को मालिकाना हक देने के लिए हमने ये मीटिंग बुलाई थी। तो पहले भी 2 मीटिंग मैंने बुलाई थी, अब भी बुलाई, और आज इस मीटिंग के अंदर मैंने एक निर्णय लिया कि जिन जिनके पास डॉक्यूमेंट हैं, बेचारे बहुत उनके बुजुर्ग थे, इन्होंने किराए पे ली, उससे पहले भी लोग थे, उनके सब से मैंने कहा कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो, म्यूनसिपल कमेटी आपकी दुकान पर जाकर आपको डॉक्यूमेंट देगी। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम देंगे। उसके लिए मैंने आदरणीय मेरे ईओ रोहिला जी, साथ में हमारे सेक्रेटरी साहब, साथ में थे सेक्रेटरी साहब थे, हम लोगों ने बैठ कर किया और दुकानदार भाई बुलाए थे, और उनके साथ इसके साथ कारपोरेशन से हमने अब 4 आदमी की ड्यूटी लगा दी है। जहाँ जहाँ हमारी एक शास्त्री मार्केट के पास हमारे नमकिया कमेटी की दुकानें हैं, इसी तरह हम बिरला मंदिर में हमारी दुकानें हैं, इसी तरह रेलवे रोड पे हमारी दुकानें हैं, इसी तरह हमारी दुकानें कुछ इधर है नमकिया अपना मेन सिटी की तरफ है। उसके लिए हमने 4 लोग उनके पास जाने के लिए मैंने आज निर्णय लिया। अब खबरों में बात करेंगे आसमान से बरसती आफत की। मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों से बारिश आफत बनकर बरस रही है। प्रदेश के 6 जिलों में लगातार बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि राज्य के बाढ़ प्रभावित हिस्सों से अब तक 8,832 लोगों को बचाया गया, जबकि 29,280 अन्य क्षेत्र पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अन्ना उत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बारिश और बाढ़ पर जानकारी साझा की। बता दें कि मध्य प्रदेश में विदिशा, गुना, राजगढ़, सागर सहित अन्य जिलों में मूसलाधार बारिश होने से नदी नाले उफान पर हैं और कई मार्ग बंद कर दिए गए हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। ग्वालियर और चंबल संभाग में स्थिति बिगड़ी हुई है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शनिवार सुबह 3 जिलों में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की गई। शिवराज सिंह ने ट्वीट किया कि आज सुबह गुना, अशोकनगर, विदिशा जिलों में बाढ़ की स्थिति से बचाव अभियान चलाया गया है और गांव में फंसे लोगों को निकालने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें रात भर से काम कर रही हैं। भारतीय वायुसेना का बचाव दल भी आ गया है और अभियान में लगा हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर घटिया राजनीति करने का आरोप लगाया। सीएम चौहान ने कहा है कि वो बाढ़ में फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटे हुए हैं और कांग्रेस विपदा के समय में भी राजनीति कर रही है। वहीं मध्य प्रदेश में बाहरी बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। राज्य के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ के हालात से निपटने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की, तो वहीं अब इसे लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। इस मामले पर राज्य के पूर्व सीएम कमलनाथ बड़ा बयान देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि दिखावे के ड्रामे से कोई फायदा नहीं। मैं सीएम से आग्रह करता हूं कि वे आगे आएं और बाढ़ प्रबंधन के समय और आंकड़ों पर विवरण दे। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग द्वारा समय पर बारिश की चेतावनी के बावजूद सरकार के लोगों ने सतर्कता नहीं बरती है, जिसके चलते ही इस तरह के हालात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को बिल्कुल ही परवाह नहीं है। आपको बता दें कि उत्तरी मध्य प्रदेश में शिवपुरी, गुना, दतिया, भिंडा, मुरैना और ग्वालियर का कुछ हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है। वहीं इस बाढ़ पर गुरुवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीते 70 सालों में ऐसी तबाही कभी नहीं देखी है। बाढ़ के कारण ग्वालियर चंबल क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है, साथ ही यहां 2 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि कई पुल व इमारतें बाढ़ की चपेट में आ चुकी है। वहीं शिवपुरी व शेओलपुर में एक की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं 7 लोगों के घायल होने की भी खबर मिली है। खबरों में बात करेंगे पंजाब के मोहाली में सेक्टर 71 की मार्केट में शनिवार को यूथ अकाली नेता विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की मिंडूखेड़ा की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। i20 कार में आए 4 हमलावरों ने विक्की का पीछा कर उस पर गोलियां बरसाई। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। सूचना मिलते ही एसएसपी सतिंदर सिंह फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। यूथ अकाली दल के राष्ट्रीय महासचिव व एसओआई के प्रधान रहे विक्रमजीत
रणजीत सिंह उर्फ विक्की मिंडूखेड़ा को शनिवार को i20 कार में आए 4 हमलावरों ने सेक्टर 71 की मार्केट में घेर लिया। विक्की हमलावरों से बचने के लिए अपनी कार की ओर भागा, लेकिन हमलावरों ने उनका पीछा किया और उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। हमलावरों ने विक्की का आधा किलोमीटर तक पीछा कर करीब 20 राउंड फायर किए। विक्की को 9 गोलियां लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वारदात के बाद एसएसपी सतिंदर सिंह फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस घटनास्थल व आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। घटना के पीछे के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। मैं बात करेंगे अब त्रिपुरा की। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब कुमार देब की हत्या के प्रयास के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि जब सीएम देब गुरुवार शाम को अपने आधिकारिक आवास के पास टहल रहे थे, तभी 3 लोगों ने उनके सुरक्षा घेरे में कार घुसा दिया और देब ने किसी तरह से किनारे पर कूद कर खुद को बचाया, लेकिन सीएम के सुरक्षा कर्मियों में से एक को हल्की चोटें आई। सुरक्षा कर्मियों ने कार को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे भाग निकले। पुलिस के मुताबिक मामले में 3 लोगों को गुरुवार देर रात ही केरचाव मुहानी से गिरफ्तार किया है और वाहन भी जब्त कर लिया गया है। इसके बाद तीनों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया, जहां से तीनों को 14 दिन की रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। सहायक लोक अभियुक्त विद्युत सूत्रधार ने बताया कि घटना के पीछे तीनों का मकसद था, उनका पता अब तक नहीं चल सका है। उन्होंने बताया कि हमने कोर्ट से पूछताछ के लिए 2 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने तीनों को 19 अगस्त तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब पुलिस जेल में उनसे पूछताछ करेगी और पता लगाएगी कि सीएम के सुरक्षा घेरे में वाहन चलाने के पीछे उनका क्या मकसद था। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।